हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल स्टडी 24 में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ये अध्याय 7 है। तो इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज से संबंधित और अन्य जितने भी बेसिक बातें होती हैं, जितने महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, सभी पे आज चर्चा करेंगे। तो आपको काफ़ी ध्यान से समझना है क्योंकि गणित को समझा जाता है ना कि रटा जाता है। तो गणित समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन रिज़ल्ट 100% देता है। और वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है ताकि आपको समझ में आ जाए, और जो आपका टेक्स्ट बुक है तभी आप उन सवालों को हल कर पाएंगे। जब तक आप बेसिक बातों को जानेंगे तब तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल अध्याय 7। सबसे पहले आती है त्रिभुज की परिभाषा, क्योंकि पाठ का नाम ही है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की परिभाषा जानेंगे। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, ट्रायंगल कहलाती है। इसमें तीन कोण होते हैं, ये तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। ये जो तीर जैसा दिखाई पड़ रहा है आपको किनारा, इसे कहा जाता है तीर शीर्ष। इस तीन शीर्ष होते हैं तथा भुजा जो होती है वो तीन होती है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। और तथा सभी कोणों का योग 180 होता है। ये जो सभी कोण हैं इनका योग कितना होता है? 180। 70, 60 और 50, 180। तो यहाँ पे कोण ए बराबर 70, कोण बी बराबर 60 यहाँ पे है, और कोण सी बराबर कितना है? 50, और तीनों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया त्रिभुज की परिभाषा। अब इसके बाद देखते हैं समरूप आकृतियाँ यानी सिमिलर फिगर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। समरूप आकृतियाँ किसे कहा जाता है? ऐसी आकृतियाँ जिनमें आकार जो हो वो समान हो, माप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आकार समान हो, माप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं समरूप आकृतियाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो आयत हैं, ठीक। ये पहला है और ये दूसरा है। तो ये इसका आकार थोड़ा सा बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन जो डिजाइन है वो दोनों आयत के ही हैं। आकार समान है लेकिन ये आयत ही हैं, लेकिन माप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखते हैं, ये है वर्ग। ये आकार जो है वो समान है, यानी दोनों वर्ग ही हैं, लेकिन इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा है और इसका छोटा है। ये जो बीच में आप चिन्ह देख रहे हैं इसे कहा जाता है समरूपता का चिन्ह, ठीक। ऐसे ये पानी की धार होती है, ऐसे ऐसे आपको कर लेना है। ये हो गया समरूपता का चिन्ह। इसके बाद अन्य आकृति देखते हैं। तो ये हो गया वृत्त, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। ये हो गया वृत्त, ये बड़ा सा वृत्त है और ये छोटा सा वृत्त है। तो दोनों की आकृति तो सेम है, यानी दोनों तो वृत्त ही हैं, लेकिन साइज छोटे बड़े हैं। ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। और डी नंबर पे ये आकृति है त्रिभुज की। इसकी जो आकृति है, वो जो डिज़ाइन है, वो दोनों त्रिभुज की ही हैं, लेकिन ये बड़ा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है? समरूप हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं परिभाषा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी आकृतियाँ जिनमें आकार समान हो, माप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो ये आपस में समरूप हैं। ये बड़ा है लेकिन छोटा है, ये दोनों आपस में क्या है? समरूप हैं, ठीक। ये अगर ये और ये एक और बन जाए आयत, अगर दोनों बराबर हो साइज में, तो वो भी समरूप ही कहे जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा छोटी ही समरूप होगा। अगर इस साइज का भी हो तो वो भी समरूप ही कहे जाएंगे। तो ये आपस में क्या है? समरूप है। ये दोनों वर्ग ही हैं, ये दोनों वृत्त ही हैं, तो इसलिए दोनों आपस में क्या है? समरूप आकृति है। तो आप समझ गए होंगे समरूप आकृतियाँ किसे कही जाती है। अब इसके बाद देखते हैं अगला बिंदु। इसके बाद हमारा तीसरा जो बिंदु है वो है त्रिभुज की समरूपता, यानी दो त्रिभुज कब समरूप कहे जाएंगे? तो दो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे जब उनकी दो शर्तें हैं। पहला है संगत कोण समान हो, संगत भुजाएं अनुपातिक हो या समानुपाती हो, ठीक। तो ये दो त्रिभुज के समान समरूपता के शर्तें हैं। तो यहाँ पे संगत का मतलब होता है साथ, यानी संगत कोण, साथ वाला कोण, ठीक। और संगत भुजाएं यानी साथ वाली भुजाएं अनुपातिक हो। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का जो नाम है तो हो गया है। अब यहाँ पे कोण हम दे देते हैं और भुजाएं भी दे देते हैं। तो यहाँ पे हो गया कोण, मान लीजिए यहाँ पे बनता है 60 का, और यहाँ पे बनता है 70 का, और यहाँ पे हो गया 50 का, क्योंकि तीनों का योग हो गया 180। यहाँ पे बनता है ये वाला 60 का,
इसको भी हम दे देते हैं 70 का, और कोण आर को भी दे देते हैं यहाँ पे 50 का। अब हम भुजाओं को भी, जो लंबाई है वो भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया 4 और ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 8, ये हो गया 4। तो इन दो त्रिभुजों की समरूपता है कि नहीं, यानी ये जो त्रिभुज समरूप है कि नहीं, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसकी पहला शर्त है संगत कोण समान हो। तो यहाँ पे आप लिखिए संगत कोण बराबर। तो इनके संगत कोण कौन कौन से हैं? तो कोण ए बराबर कोण पी, जो बराबर हो, यानी संगत यानी साथ में हो। कोण ए बराबर कोण पी कितना है? तो दोनों 60 है, ठीक है, 60। इसके बाद है कोण बी बराबर कोण क्यू। कोण बी बराबर कोण क्यू, ये कितना है? तो ये है 70 डिग्री का है। अब इसके बाद कोण सी के संगत कौन सा है? तो कोण सी का संगत है कोण आर। कोण आर ये कितना है? तो ये 50 का है, ठीक है। तो ये हो गया संगत कोण। अब इसके बाद आती है संगत भुजाएं अनुपातिक हो। तो यहाँ पे संगत भुजाएं, तो हम इसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं संगत भुजाएं। तो इस त्रिभुज की जो भुजा है ए बी, ये जो भुजा है इस त्रिभुज की कौन से त्रिभुज के संगत है? तो यहाँ देखिए आप, ए बी संगत है पी क्यू के, ठीक। तो ए बी बटे पी क्यू, ए बी का मान कितना है? तो ए बी का मान है 4 और पी क्यू का मान है 2, ठीक है। इसके बाद कौन सी भुजा? बी सी की संगत कौन सी है? तो बी सी की संगत है क्यू आर। तो यहाँ पे बी सी बटे क्यू आर। बी सी कितना है? तो बी सी है हमारा 6 और क्यू आर कितना है? ये है 3। तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया 2। ये कितना आ गया? तो ये आ गया 2, ठीक है। अब इसके बाद ए सी देखिए, ए सी कितना है? 8। यहाँ पे देखिए आप ए सी बटे में, तो इसके संगत कौन सा है? तो इसके संगत है ये वाला पी आर। तो यहाँ पे पी आर 8 बटे 4, तो ये भी आ गया 2, यानी सबका मान कितना आ गया? 2। तो इन सब के बदले हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर बराबर 2, या 2 भी नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, क्योंकि आपस में सभी बराबर ही हैं, ठीक। तो इसलिए लास्ट लिखिए आप, इसलिए त्रिभुज ए बी सी संगत है, किसके संगत है? पी क्यू आर के। तो ये आपको एक सीरीज में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम वाला कौन सा है? यहाँ पे ए बी है, ठीक, रफ में समझ लिए। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी संगत है किसके? पी क्यू आर के। पहले वाला जो है ए बी, यहाँ पे देखिए आप, ये पहले वाला जो ए बी है इस पी क्यू के बराबर है कि नहीं? इसके संगत है कि नहीं? इसके संगत है, फर्स्ट वाला। अब ए बी बराबर पी क्यू, और लास्ट वाला बी सी किसके है? क्यू आर के। बी सी बराबर क्यू आर, ठीक। और फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कौन सा है? ए सी। तो इसका भी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पी आर, ये आपस में क्या है? बराबर है, यानी संगत है, ठीक है। तो इसको हम इस सीरीज में ही लिखेंगे, यानी ए के जो अनुपात में कौन सा है? ए के बराबर, तो ये हो जाएगा पी, और बी के कौन सा है संगत में? तो बी का हो गया क्यू, और सी का कौन सा होगा? तो ये होगा आर। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? ये आपस में हो गए समरूप हो गए, क्योंकि इनकी संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं, अनुपातिक हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगला बिंदु। इसके बाद जो हमारा बिंदु है वो है स्वार्ग क्षमता, ठीक, यानी कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी आकृतियाँ जो एक दूसरे के सभी प्रकार से समान हो, यानी बराबर हो, इक्वल हो, उसे हम कहते हैं स्वार्गक्षम आकृति, ठीक। उसे हम स्वार्गक्षम आकृति कहते हैं, जो सभी प्रकार से समान हो। तो ये जो आकृति आपको दिखाई पड़ रही है, ये आपस में क्या है? ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी स्वार्गक्षम है, ठीक।
तो एक स्वाक्षम आकृति जो वो समरूप भी होती है और स्वाक्षम भी होती है, यानी दोनों होती है। तो इसका जो निशान इस प्रकार होता है, ये पहले पानी का धार ऐसे करना है और 2 बराबर का चिन्ह, ठीक। तो ये जो चिन्ह है ये है स्वाक्षम का यानी कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है AB की संगत भुजा कौन सी है, ये 2, ठीक। आपको ये देखना है कि ये 2 है इसकी लंबाई, तो ये भी 2 है, इसकी 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, यानी AB जो है PQ के बराबर है और BC जो है QR के बराबर है और AC जो है PR के बराबर है, ठीक। और यहाँ पे देखिए कोण भी संगत है, यानी संगत कोण भी बराबर है। कोण A बराबर कोण P कितना है, ये है 60 एंगल। तो सभी तो 60 ही हैं, B भी 60 है, C भी 60 है। तो ये दोनों कहने का मतलब ये दोनों आकृति आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी स्वाक्षम आकृति कही जाती है। तो आप समझ गए होंगे स्वाक्षम का मतलब क्या होता है, यानी आपका जो एक हाथ है दूसरे हाथ का क्या है, एकदम कॉन्ग्रुएंट हो, यानी बराबर है। अगर 1 रुपये का सिक्का है, चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ यहाँ पे व्यवहारिक उदाहरण आपको मैं बता देता हूँ। तो ये बताना है कि इन सिक्कों में कौन कौन आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी स्वाक्षम है आकृति, ठीक। तो ये 10 का है, तो ये 10 का नोट जो 10 का सिक्का है या इसके बराबर है, ये 2 रुपये के बराबर है क्या, 1 रुपये के बराबर है क्या, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये जो है ये इसके बराबर है, अगर इसको हम इस पर रख दें तो ये इसको ढक लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आपस में क्या हो गए, ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, यानी एकदम इक्वल हो, एकदम एक इक्वल साइज का हो, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो 2 का सिक्का है ये इन दोनों का कॉन्ग्रुएंट होगा, जो बिल्कुल नहीं होगा, ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा सिर्फ 1 का। तो इन सब का मतलब यही हुआ कि ऐसी आकृति जो एक दूसरे के सभी प्रकार से समान हो उसे स्वाक्षम आकृति कही जाती है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला बिंदु। तो लेकिन उससे पहले हम इनका सबका नामकरण कर देते हैं सभी भुजाओं का। ये कोण A बराबर है कोण P का, कोण B बराबर है, यहाँ पे देखिए सभी तो 60 ही हैं, कोण B बराबर है कोण Q का, ये है 60 एंगल। और कोण C बराबर है कोण R का, ठीक, PQR ABC बराबर 60। अब भुजाओं को भी ले लेते हैं AB। तो AB है 2, ये कितना है, PQ बराबर है 2। BC है, BC कितना है, BC किसके बराबर है, तो BC बराबर है QR, क्योंकि ये 4 है, QR ये कितना है 4। AC जो है AC बराबर किसके हैं, तो ये PR के बराबर है, PR क्योंकि ये 3 है, ठीक। तो इसलिए हम कह सकते हैं ABC कॉन्ग्रुएंट PQR, ठीक। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखिए कि त्रिभुज की स्वक्षमता के अनुसार आपको आकृति इस प्रकार दे दी जाएगी और सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी आकृति, यानी क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी क्या दोनों आपस में स्वाक्षम आकृति है, एक बराबर है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, तो आप बता सकते हैं कि दोनों आपस में क्या बराबर हैं। तो इसका आंसर होगा हाँ बराबर है। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ तो 4 है लेकिन यहाँ तो 4 नहीं है, यहाँ 10 तो यहाँ है नीचे लेकिन 10 तो यहाँ है। तो ऐसा कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये ड्राइंग नहीं है, आपको सिर्फ अंक देखने हैं, ये गणित है। तो हमको सिर्फ अंक देखना है कि ये जो अंक 4, 5 और 10 जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई इसमें है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हैं 4, 5 और 10, बस यही आपको देखना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पे है तो 4 यहीं पे होगा, 10 यहाँ पे है तो 10 यहीं पे होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम कोण देखते हैं। कोण जो है संगत कोण आपस में बराबर है कि नहीं। ये कोण A हो गया, कितना है 60, तो 60 है कहीं, तो यहाँ पे है। कौन से कोण के बराबर है, तो कोण Q के बराबर है 60 एंगल, ठीक है 70। तो ये कोण B बराबर 70 है, तो 70 देखिए आप, तो यहाँ पे है कोण R बराबर 70, तो ये है 70। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कोण C 50 कौन सा है, तो ये है 50 कोण P बराबर है ये 50।
तो ये आपस में हो गए बराबर। अब इसके बाद संगत भुजाएं, ठीक, संगत भुजा देखते हैं अब। ए बी के बराबर कौन सा है, आप 4 यहाँ पे देखिए, इसमें 4 कौन सा है, तो ये वाला, तो इसका क्या नाम है, क्यू आर। ये ए बी था जो 4 था, और ये क्यू आर है जो 4 है। तो ए बी बराबर क्यू आर कितना है, तो ये है 4 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर भी यहाँ पे लिख लीजिए, काफ़ी स्पष्टता आ जाएगी, सब में आप सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं बी सी। बी सी कितना है, 10 है। 10 वाली कौन सी भुजा है, तो ये है पी क्यू। पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद है ए सी। तो ए सी वाली 5 किसके बाद कौन सा है, तो ये है पी आर। पी आर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी जो इसमें अंक है वो भी इसमें अंक है। अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी स्वाक्षम है। तो इनका नाम इस प्रकार होगा, त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसका, आर क्यू पी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पी क्यू आर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए आप ए बी है, तो ए बी के संगत कौन सा है, आर क्यू। ए बी कितना है, तो ए बी है कितना, ए बी है 4, तो आर क्यू कितना होना चाहिए, तो ये भी तो 4 होना चाहिए। तो ये हो गया आर और ये क्यू, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, तो बी सी है 10, तो ये भी होना चाहिए क्यू पी कितना 10, तो ये हो गया क्यू और पी ए भी 10। ए सी कितना है, देखिए यहाँ पे ए सी है 5, तो इसका भी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पी आर और पी, आर और पी कितना है, तो आर और पी ये भी हो गया 5। तो इसका नाम हम इस प्रकार ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्वार्ग क्षमता के नियम कौन कौन से हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं उसको। यहाँ पे हम देखेंगे स्वार्ग क्षमता के नियम यानी कॉन्ग्रुएंट के रूल देखेंगे। तो यहाँ पे कितने नियम है, यहाँ पे 4 नियम है। तो पहले आपको सबसे पहले ये देखना है काफ़ी ध्यान से, साइड एंगल साइड किसे कहा जाता है, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, ठीक, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, तो यहाँ आप इसको समझते हुए आगे देखिए आप, ताकि समझ में आ जाए। यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, तो ये एक हो गया ये भुजा और ये भुजा, और कोण, 2 भुजाएं और कोण, ठीक, यानी इसके अंतर्गत जो कोण बनता है ये वाला, ठीक। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 भुजाएं और अंतर्गत कोण। अंतर्गत यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और ये अंतर्गत कोण, और हो गया दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और कोण यानी अंतर्गत कोण बराबर हो, तो वे दोनों क्या कहलाएंगे, स्वार्गसम आकृति कहलाएंगी। तो किस नियम से, साइड एंगल साइड। ये हो गया साइड, साइड मतलब होता है भुजा, एंगल मतलब कोण, फिर भुजा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो आपस में क्या हो गए, तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज। इसके बाद है दूसरा देखिए आप, दूसरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि एक त्रिभुज की 2 कोण, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना लिए हम, ठीक। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण, तो चलिए ये कोण हो गया और ये कोण हो गया, और अंतर्गत भुजा, तो इन 2 कोणों के बीच कौन सी भुजा है, ये वाला, तथा दूसरे, यहाँ हो गया अंतर्गत भुजा, तथा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण, तो इसका भी वही चीज़, 2 कोण और अंतर्गत भुजा बराबर हो तो वो स्वार्गसम कहलाएंगी। तो कौन से नियम से, एंगल साइड एंगल। ये हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल मतलब कोण, भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल, और ये था हमारा साइड एंगल साइड। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा यहाँ है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि बनाना तो पड़ेगा ही। तो ये हो गया 2 त्रिभुज। तो चलिए क्या कर रहा है इसमें, तो तीसरा है कि यदि एक त्रिभुज के 2 कोण, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, और एक भुजा, अंतर्गत भुजा नहीं, इससे पहले था अंतर्गत भुजा, यानी ये एक भुजा, तो ये हो गई भुजा,
इसका भी ये हो गई भुजा, इसका भी ये कोण और ये कोण, ये हो गई भुजा। तो दूसरे त्रिभुज के भी संगत कोण और भुजा बराबर तो समसम कहलाएंगी। तो कैसे? तो यहाँ देखिए आप एंगल एंगल साइड, तो ये हो गया एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। इसके बाद है तीसरा। तो तीसरा तो काफ़ी आसान है। यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं, तो दो त्रिभुज हम बना लेते हैं ऐसे, दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हों, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, इसका भी यही बराबर। अगर ये 6 है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो ये होगा साइड 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 साइड, इसलिए एस 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 नियम के अनुसार ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये तो दोनों सभी तो बराबर हैं, इसका मतलब ये तो स्वयं ही कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये थे त्रिभुज के स्वांग क्षमता के 4 नियम, जो काफ़ी सिंपल हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसके बाद कौन सा है? एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये वाला है एंगल एंगल साइड। आपको ध्यान देना है कि ये अंतर्गत हो गया है, इसकी 2 कोणों के अंतर्गत, इन दोनों में, इन 2 भुजाओं के अंतर्गत, ठीक। और ये किसी के अंतर्गत नहीं है, ये साइड एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। अगर इसको हम उल्टा पुल्टा भी लिख दें तो वो नहीं चलेगा, हमको बस इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक। इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 आपको याद रखने हैं। तो ये त्रिभुज की बेसिक जो बातें थी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।